Hello friends. So today we are going to discuss very important topic. आप लोगों की जीपेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी तरीके का फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, उसमें एक बहुत कॉमन टॉपिक आता है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एंड दैट इज इंसुलिन। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इंसुलिन के बारे में बात करने वाले हैं कि इंसुलिन का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कब हमें इंसुलिन की जरूरत होती है, कब हमें इंसुलिन की कम अमाउंट में जरूरत है, कब हमें इंसुलिन को बाहर से लेना होगा, है ना। इंसुलिन बॉडी में जाके क्या क्या नई नई रिएक्शंस कॉज करता है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो इंसुलिन कॉज करता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी भी ड्रग की बात की जाती है तो उसकी डिस्कवरी के बिना उसकी स्टार्टिंग नहीं कर सकते। तो जब इंसुलिन की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो नोट करेंगे, इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921। 1921 में इंसुलिन की डिस्कवरी की गई थी बाय टू ग्रेट साइंटिस्ट कॉल्ड एज बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की डिस्कवरी की थी, करेक्ट। लेकिन सबसे पहले इंसुलिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो ऑब्टेन हुआ था, दैट वाज इन द ईयर 1926। सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो इंसुलिन ऑब्टेन हुआ था, दैट वाज इन द ईयर 1926। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग रट लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो आज नोट करेंगे। इट वाज गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ईयर 1956 बाय ग्रेट साइंटिस्ट कॉल्ड एज सेंगर। सेंगर वो साइंटिस्ट था जिसने इंसुलिन के स्ट्रक्चर को दिया था। तो गाइस ये तो बात हो गई इंपोर्टेंट पॉइंट्स इंसुलिन के बारे में, कौन कौन से, कि भाई इसका स्ट्रक्चर किसने दिया, उसकी डिस्कवरी किसने की, और सबसे पहले इंसुलिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कब हम लोगों को मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इस केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जो सेंगर ने दिया। तो सेंगर ने पहले 2 पॉइंट समझ लीजिए क्या क्या बातें बताई। सेंगर ने सबसे पहले तो ये बोला कि जो इंसुलिन है दिस इज योर 2 चेन पॉलीपेप्टाइड। सेंगर ने जो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि इंसुलिन आपका 2 चेन पॉलीपेप्टाइड है, जिसके के अंदर आपके 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नोट करिए इस चीज को। सबसे पहले तो सेंगर ने यह बताया कि इंसुलिन आपका 2 चेन पॉलीपेप्टाइड है, जिसके अंदर आपके 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड उसने एक पॉइंट ये भी बताया कि जो इंसुलिन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 6000 के आसपास होता है। मॉलिक्यूलर वेट इज जैकलीन डाल्टन, ओके। तो ये कितना होता है 6000। ये सेंगर ने बताया। सेंगर ने जो 2 चेन की बात की थी, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसने ये बोला था कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर सी शेप्ड का होता है। इंसुलिन स्ट्रक्चर इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर। ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उन्होंने क्या बोला कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर सी शेप्ड का है, जिसमें 2 प्रकार की चेनें हैं। जो पहली है इसको उसने नाम दिया ए चेन, और दूसरी है कौन सी, बी चेन। तो ये 2 तरीके की चेन थी, एक है आपकी ए चेन और दूसरी है आपकी कौन सी, बी चेन। ये 2 प्रकार की चेन हैं। और उसने एक और पॉइंट भी बताया सेंगर ने कि ए चेन और बी चेन आपस में सेपरेट होती हैं सी पेप्टाइड से, जिसके के अंदर होते हैं 35 अमीनो एसिड्स। बहुत अच्छा पॉइंट है। जो ए चेन और बी चेन है ये डिवाइड होगी बाय अ सी पेप्टाइड, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 35 अमीनो एसिड, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 35 अमीनो एसिड। क्लियर हुआ ये? अगला पॉइंट सेंगर ने 1-2 बातें और बोली थी कि ए चेन और बी चेन के बीच में जो अमीनो एसिड है
आपस में भी पहली चीज तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है। फिर से बोलता हूं, ए चेन और बी चेन में जो अमीनो एसिड हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है। सेकेंड थिंग, ए चेन और बी चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है। ये दो चीजें सेंगर ने बोली। क्या बोला कि ए चेन और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, और ए चेन के अंदर जो अमीनो एसिड है वो भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो ये सारी बातें बताई थी आपको किसने, हम लोगों को किसने बताई थी, सेंगर ने बताई थी। क्या क्या बताई थी, मैं रिपीट कर रहा हूं। ए चेन है 21 अमीनो एसिड, बी चेन है 30 अमीनो एसिड, और आपके टोटल इंसुलिन में होते हैं 51 अमीनो एसिड। लेकिन ये आए कहां से, एक छोटी सी कैलकुलेशन है। स्टार्टिंग होती प्री प्रो इंसुलिन से, स्टार्टिंग हुआ था प्री प्रो इंसुलिन जिसके अंदर होते हैं 110 अमीनो एसिड। प्री प्रो इंसुलिन जिसके अंदर होते हैं 110 अमीनो एसिड। जब इसमें से 24 अमीनो एसिड टूट के अलग हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे पास बचते हैं, जब माइनस करेंगे 110 में से 24 तो आपका आएगा 84 अमीनो एसिड। और ये जो 84 अमीनो एसिड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं गाइस प्रो इंसुलिन। ये जो 84 अमीनो एसिड है इसको हम लोग बोलते हैं प्रो इंसुलिन। और जो सी पेप्टाइड मैंने भी आपको बताया था रेड कलर से, है ना, तो सी पेप्टाइड में 35 अमीनो एसिड है जो कि 35 अमीनो एसिड है जो कि गोल्जी एपैरेटस में, जो कि गोल्जी एपैरेटस में अलग टूट जाते हैं ड्यूरिंग प्रोटियोलाइसिस। तो जब ये 35 इसमें से माइनस करेंगे आप तो ये आपका बचेगा 51 अमीनो एसिड, और इसी को बोला गया इंसुलिन। क्लियर हुआ, इसी को बोला गया इंसुलिन। तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। प्री प्रो इंसुलिन में 110 अमीनो एसिड, 24 उसमें से अलग हो जाते हैं तो बचता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में है 84 अमीनो एसिड। जब उसमें से 35 अमीनो एसिड प्रोटियोलाइसिस के थ्रू अलग हो जाते हैं गोल्जी एपैरेटस में, तो बचते हैं हमारे पास 51 अमीनो एसिड। तो बचते हमारे पास 51 अमीनो एसिड। ये 35 आपके कनेक्टिंग पेप्टाइड वाले थे, ये 35 आपके कनेक्टिंग पेप्टाइड वाले थे। तो गाइस ये पूरी इंसुलिन के बारे में एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंसुलिन की। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ इंसुलिन। कौन कौन से टाइप के इंसुलिन हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आता भी है तो कौन सा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। जब भी हम लोग टाइप्स की बात करते हैं तो नोट कर लीजिए, तो कन्वेंशनल इंसुलिन होते हैं ना, तो कन्वेंशनल इंसुलिन में भी 3 होते हैं। सबसे पहला ह्यूमन इंसुलिन, सेकंड इज योर पॉर्क इंसुलिन, एंड थर्ड इज योर बीफ इंसुलिन। ये 3 आपके कन्वेंशनल इंसुलिन है। ये 3 आपके कन्वेंशनल इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन, पॉर्क इंसुलिन और कौन सा गाइस, बीफ इंसुलिन। डिफरेंस क्या है, बस वो हमें समझने की जरूरत है। डिफरेंस इनके अमीनो एसिड्स में है। सबके अमीनो एसिड सेम है, ठीक है, लेकिन कहां डिफरेंस है वो याद करना है। तो नोट करेंगे ह्यूमन इंसुलिन और पॉर्क इंसुलिन, इन दोनों में केवल एक अमीनो एसिड ऐसा है जो सेम नहीं है। ह्यूमन इंसुलिन और पॉर्क इंसुलिन, इन दोनों में केवल एक अमीनो एसिड ऐसा है जो सेम नहीं है। पहली चीज क्लियर हो गई, 1 अमीनो एसिड इज डिफरेंट, 1 अमीनो एसिड इज डिफरेंट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन इंसुलिन और बीफ इंसुलिन की, बट इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन इंसुलिन, बीफ इंसुलिन, देन देयर इज डिफरेंस ऑफ 3 अमीनो एसिड। इट मींस 3 अमीनो एसिड्स आर नॉट सेम, दीज आर डिफरेंट। बाकी के सभी अमीनो एसिड सेम है, केवल 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो अलग है। क्लियर हो गया। अगर बहुत डीप में पूछा जाए तो नोट कर लेना, ह्यूमन और पॉर्क इंसुलिन में 30th नंबर का जो अमीनो एसिड है ना वो अलग होता है। ह्यूमन इंसुलिन और पॉर्क इंसुलिन में 30th अमीनो एसिड आपका अलग होता है। क्लियर हो गया। 30वें नंबर का जो अमीनो एसिड है ना वो आपका अलग है, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने बताया, इसका कंक्लूजन ये है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दोनों में, पॉर्क और बीफ इंसुलिन में, कौन सा ऐसा इंसुलिन है जो ह्यूमन इंसुलिन का एनालॉगस है। तो नोट कर लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है इसमें केवल एक डिफरेंस है,
इसमें 3 डिफरेंस है, तो एनालॉगस कौन सा हुआ? कम वाला। इट मींस pork insulin is analogous of human insulin। तो गाइस यही मैं आपको बताना चाह रहा था, नोट कर लीजिए। pork insulin जो है इट इज योर एनालॉगस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन का जो एनालॉगस है वो आपका कौन सा होता है? pork insulin। तो गाइस ये कहानी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नोट करेंगे सभी लोग बायो एसे ऑफ इंसुलिन। इसके बाद नोट करेंगे जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे बन सकते हैं, दैट इज फ्रॉम बायो एसे। बायो एसे तो देखो, बायो एसे में पहले तो ये समझ लेना, पुराने टाइम में क्या होता था, इंसुलिन का बायो एसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बायो एसे का मतलब आप उसकी ये चेक कर रहे हो क्या उसकी स्ट्रेंथ है ना, प्योरिटी कितनी है उसकी, वो अपना एक्शन दिखा भी पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा है। तो पहले के टाइम पे 2 एनिमल्स यूज करते थे, वन वॉज रैबिट एंड अनदर वाज माइस। इंसुलिन की जो हम लोग स्ट्रेंथ देखते थे, इफेक्ट देखते थे, वो जनरली 2 एनिमल्स पे देखते थे, वन इज योर रैबिट एंड सेकंड इज योर माइस। माइस में क्या देखते थे? हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन्स, कि अगर हाइपोग्लाइसेमिक कन्वर्जन माइस के अंदर आ रहे हैं भाई, इसका मतलब इंसुलिन बहुत बढ़िया है, उसकी स्ट्रेंथ आपको पता चल जाती है। और रैबिट के अंदर क्या देखते थे कि ब्लड शुगर डिप्रेशन कितने डोज पर हो रहा है, ब्लड शुगर डिप्रेशन। तो ये पहले के टाइम था कि रैबिट के अंदर ब्लड शुगर डिप्रेशन देखते थे, तो कन्वर्जन देखते थे जनरली माइस के अंदर। लेकिन आज के टाइम में अगर बात की जाए तो ये बायो ऐसे होता है केमिकली। अगर आज के टाइम में हम बात करें तो ये बायो ऐसे कैसा है? दिस इज योर केमिकली। और क्या बायो ऐसे है, क्या इसके लिए एक गाइडलाइन बनाई है? तो सिंपल सा एक फॉर्मुलेशन सामने आया है कि 1 mg ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंसुलिन, 1 mg ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंसुलिन इक्वल्स टू 28 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। नोट करेंगे, 1 mg ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंसुलिन इक्वल्स टू 28 यूनिट, 28 यूनिट के बराबर होता है 1 मिलीग्राम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंसुलिन का। जनरली अगर बात की जाए नॉर्मली तो आपका 10 यूनिट के आसपास इंसुलिन आपका काफी होता है, 10 यूनिट के आसपास का इंसुलिन लगाना होता है। तो गाइस ये हो गया आप लोगों का बायो एसे के बारे में, ये हो गया आप लोगों का बायो एसे के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे अगले टॉपिक इंसुलिन के बाद आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन नोट करेंगे, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का रेगुलेशन कैसे होता है तो देखेंगे इसको बहुत अच्छे से। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे इंसुलिन के रेगुलेशन के बारे में। तो देखते हैं इंसुलिन के रेगुलेशन कैसे होता है, क्या सारी चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहला बहुत जरूरी पॉइंट है कि जब भी कभी बेसल कंडीशन होती है, जब भी कभी बेसल कंडीशन, क्या बेसल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत मिनिमम लेवल पे, बहुत लोअर लेवल पे आपने कुछ भी नहीं खाया है, क्या उस कंडीशन में बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। अब बेसल कंडीशन का मतलब हो गया कि आपने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत मिनिमम से मिनिमम कंडीशन में, आपका पेट खाली भी क्यों ना हो, रात के टाइम पे आप सो रहे हो, तो सोते टाइम पे भी अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन is secreted from your pancreatic beta cell. 1 unit of insulin is secreted from your pancreatic beta cell. आपका पैंक्रियाटिक बीटा सेल से 1 यूनिट इंसुलिन आपका रिलीज होता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करेंगे। अब होता क्या है कि जब आप लोग खाना खा लेते हो आफ्टर मील, जब आप लोग खाना खा लेते हो आफ्टर मील, क्या होता है कि इससे ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन, मच मोर क्वांटिटी इज रिलीज्ड। खाना खाने के बाद जो 1 यूनिट बेसल कंडीशन में रिलीज हो रहा था, उससे कई ज्यादा क्वांटिटी में आपका इंसुलिन रिलीज होने लगता है।
अब क्वेश्चन मेरा यही है कि जो आफ्टर मील बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिलीज हो रहा है, भाई वो किस मैकेनिज्म से हो रहा है? दैट्स द रियल क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर मील जो बहुत ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट हो गया था नेचुरली आपके पेनक्रियास से, तो वो आपका किस किस मैकेनिज्म से रिलीज होता है, किस किस मैकेनिज्म से रिलीज होता है? तो नोट करेंगे 3 मेन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रिलीज होता है। सबसे पहला है केमिकल मैकेनिज्म, सेकंड है आप लोगों का हार्मोनल मैकेनिज्म, और थर्ड है आप लोगों का न्यूरल मैकेनिज्म। ये 3 मैकेनिज्म है फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। ये 3 मैकेनिज्म है फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के रेगुलेशन के लिए मेनली 3 आपकी मैकेनिज्म है। कौन कौन सी? केमिकल, हार्मोनल, और तीसरी है आपकी कौन सी? न्यूरल। अब बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले गाइस हेड डाल दीजिए कौन सा? केमिकल मैकेनिज्म। गाइस 1 मिनट, शायद फोन चार्ज हाँ हो रहा है, चार्ज हो रहा है। सबसे पहले हमारा कौन सा? केमिकल मैकेनिज्म। केमिकल मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे पहले नंबर पे, ठीक है? तो देखेंगे केमिकल मैकेनिज्म में कि कैसे केमिकली आपका इंसुलिन का रेगुलेशन होता है। तो नोट करिएगा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज द मेन स्टिमुलस फॉर इंसुलिन रिलीज। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ग्लूकोज इज द मेन स्टिमुलस फॉर इंसुलिन रिलीज। मतलब मैंने क्या बोला कि इंसुलिन तभी रिलीज होगा जब तक कि ग्लूकोज इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? इंसुलिन का रिलीज कब होगा? जब तक कि ग्लूकोज नहीं आपकी बॉडी में आएगा। मैंने एक चीज बोली थी बेटा, एक पॉइंट बोला था कि नॉर्मल कंडीशन में 1 यूनिट, लेकिन खाना खाने के बाद क्या हुआ था? मच मोर क्वांटिटी वाज रिलीजिंग, करेक्ट? तो खाना खाने से ऐसा क्या हुआ? आपकी बॉडी में गया ग्लूकोज। और ग्लूकोज कैसे इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा रहा है, आइए देखते हैं। ग्लूकोज कैसे केमिकली इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा रहा है, आइए देखते हैं। तो समझेंगे, ये है आपकी, मान के चलते हैं बीटा सेल, ठीक है? ये है आपकी बीटा सेल। मैं लिख देता हूं, दिस इज योर बीटा सेल एंड हियर दिस इज योर ब्लड। ये आपकी बीटा सेल है पेनक्रियास के अंदर, और दूसरी तरफ आपका ब्लड है। आपने खाना खाया, खाना खाया, और जब आप खाना खाते हो तो खाने के अंदर से निकलता है ग्लूकोज। फूड के अंदर क्या होता है? C6H12O6, केमिस्ट्री में भली भांति पढ़ा है आपने। अब क्या होता है कि ग्लूकोज अगर पूछा जाए कि कैसे एंट्री करता है इनसाइड द बीटा सेल, तो गाइस यहां पर एक चैनल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं GLUT2। यहां पर एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं GLUT2, और इस GLUT2 के थ्रू ये ग्लूकोज आपका अंदर आ जाता है। इस GLUT2 के थ्रू ये ग्लूकोज आपका अंदर आ जाता है। इतना पॉइंट समझ में आया? एक चैनल है आपका कौन सा? GLUT2, और उस GLUT2 के थ्रू ये ग्लूकोज आपका अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा कि इस ग्लूकोज का होता है मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ी होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फाइनली यहां पर एनर्जी मिलती थी हमको ग्लूकोज से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहां पर हमको एनर्जी मिलती थी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी तब देखते हैं, मतलब एक चीज आपको क्लियर हो गई कि भाई इंसुलिन का जो सीक्रेशन है ग्लूकोज के थ्रू है, ग्लूकोज आया GLUT2 के थ्रू, और फाइनली इसने क्या रिलीज किया? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी। पहले से यहां पर एक चैनल प्रेजेंट है, और एक चैनल आपका गाइस यहां पर प्रेजेंट है। ये 2 चैनल प्रेजेंट है। एक चैनल जो यहां पर प्रेजेंट था और एक यहां पर प्रेजेंट है। जो यहां पर प्रेजेंट है उसको मैंने बोला है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। जो ये जो चैनल है वो है आपका एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, और जो दूसरा वाला है ये आपका कैल्शियम चैनल। और इंसुलिन आपका बीटा सेल के अंदर इस तरीके से स्टोर्ड होता है, पहले ये समझ लीजिए।
इंसुलिन आपका इस तरीके से बीटा सेल के अंदर स्टोर्ड है। अब देखो कहानी क्या बन रही है, मैं वही चीज बता रहा हूं कि कैसे केमिकली रेगुलेट होता है इंसुलिन। ग्लूकोज अंदर आया, एटीपी बनाया, जैसे ही एटीपी बना, ये एटीपी क्या करेगा, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। मतलब जो पोटेशियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, अब क्या होगा, उस पोटेशियम का इन्फ्लक्स आपका ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एटीपी आपके इस वाले चैनल को ब्लॉक कर देगा। क्यों ब्लॉक कर देगा? क्योंकि चैनल का नाम ही है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। चैनल का नाम ही है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। अब आगे देखते हैं, जब पोटेशियम आपका ब्लॉक हो गया, जब पोटेशियम का इन्फ्लक्स आपका रुक गया, तो उस कंडीशन में ये पोटेशियम बाहर जाएगा कि अंदर रहेगा? अंदर रहेगा, क्योंकि चैनल आपका क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। और जब ये पोटेशियम आपका अंदर रहेगा, जब ये पोटेशियम आपका अंदर रहेगा, तो इन दैट कंडीशन देयर विल बी मोर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बीटा सेल। अगर ये पोटेशियम आपका अंदर रहेगा तो देयर विल बी मोर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बीटा सेल। If that potassium will be inside the beta cell, then there will be more positive charge inside the beta cell. तो इससे क्या होगा, इससे आपका पार्शियली डीपोलराइज हो जाती है सेल। इससे क्या होगा, ये पार्शियली डीपोलराइज होगा, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। जब अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिगर करेगा, स्टिमुलस करेगा किसको, कैल्शियम चैनल को। और यहां पर पोटेशियम के अंदर बढ़ने के कारण ये कैल्शियम चैनल आपका ओपन हो जाता है, और यहां पे कैल्शियम आपका इस तरीके से खुल जाता है, कैल्शियम चैनल। मतलब कैल्शियम चैनल क्यों खुला, ड्यू टू ओवर स्टोरेज ऑफ पोटेशियम आयंस। समझ में आया ना? अब क्या होता है, जब ये कैल्शियम यहां से अंदर खुला, तो ये कैल्शियम जाके ट्रिगर करेगा जो इंसुलिन आपका स्टोर्ड है। स्टोर्ड इंसुलिन को ट्रिगर कर रहा है कैल्शियम, और जैसे इस कैल्शियम ने इसको ट्रिगर किया, तो अब क्या होता है, उस कंडीशन में यहां से ये आपका इंसुलिन रिलीज होने लगता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका ग्लूकोज इनडायरेक्टली इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा रहा है। ये क्या है, आपका इंसुलिन है। कैसे बढ़ा रहा है, ग्लूकोज एटीपी में जनरेट करता है, एटीपी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, एटीपी सेंसिटिव वालों को। जब ये ब्लॉक होगा तो अंदर पोटेशियम बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा तो उसके कारण कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो ये ट्रिगर करेगा स्टोर्ड इंसुलिन को, और वो इंसुलिन आपका सीधे ब्लड में पहुंच जाएगा, और जो भी आपका ब्लड में ग्लूकोज है, उस ब्लड के ग्लूकोज को वो मेटाबोलाइज कर देगा। इंसुलिन का काम क्या है कि जो ब्लड में ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको मेटाबोलाइज करना, और फाइनली एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करना हर एक सेल के अंदर, बीटा सेल के अंदर नहीं, केवल एनर्जी प्रोवाइड कराना, यही काम होता है किसका, इंसुलिन का। तो गाइस ये मैंने आपको बताया केमिकल रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन, ये मैंने आपको बताया केमिकल रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करेंगे, मैं रेस कर रहा हूं, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं आगे, अगला पॉइंट समझेंगे कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज दो तरीके से दे सकते हो आपकी बॉडी के अंदर। एक तो ओरल रूट से, ये मैं केमिकल के अंदर बता रहा हूं, जो केमिकल रेगुलेशन है वही चल रहा है ना। ग्लूकोज दो तरीके से दे सकते हो, या तो ओरली या फिर आईवी पेरेंटल रूट से, मतलब इंट्रावीनस जनरली प्रिफर करते हैं। ये दो रूट होते हैं जिसके थ्रू आपका ग्लूकोज दिया जा सकता है, आइदर ओरली और आईवी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज क्या करता था, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता था, अभी मैंने आपको बताया है। तो इन दोनों कंडीशन में कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन का रिलीज ज्यादा होगा? क्वेश्चन समझ में आया? इन दोनों कंडीशन में कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, मैं ग्लूकोज किस रूट से दूं कि इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा होने लगे? 90% बोलेंगे बच्चे सर आईवी रूट से, क्योंकि सर आईवी का एक्शन फास्ट होता है, ग्लूकोज बहुत जल्दी पहुंचेगा। लेकिन नहीं, गलती आप यही कर रहे हैं। मैं पॉइंट समझना, मुझे ब्लड में नहीं पहुंचाना है जल्दी से जल्दी ग्लूकोज। मेरा काम क्या है
तो यहां पर पॉइंट समझना कि जब मैं ओरल रूट से ग्लूकोज देता हूं तो इस कंडीशन में इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, इसमें इंसुलिन का सीक्रेशन थोड़ा कम होगा। इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए। ओरल रूट से अगर मैं इंसुलिन देता हूं, ग्लूकोज देता हूं, तो इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा होगा। अगर पेरेंटली देता हूं तो इंसुलिन का सीक्रेशन कम होगा। ये रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन में मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया। क्यों, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि ओरल रूट से इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो वो थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे कि जब भी कभी मैं ओरल रूट से इंसुलिन देता हूं, जब भी कभी मैं ओरल रूट से इंसुलिन देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी जब भी कभी मैं ओरल रूट से ग्लूकोज देता हूं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं ना, स्लिप ऑफ टंग ले लो, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं ना, तो जब भी कभी मैं ओरल रूट से ग्लूकोज दूंगा तो उस कंडीशन में मेरी जो गट की सेल है, जो इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, ये एक केमिकल को सेंसिटाइज करती है। आई रिपीट, जो मेरी इंटेस्टाइन की सेल है, जो मेरी गट की सेल है, ये जनरेट करेंगी एक केमिकल सिग्नल को, ये जनरेट करेंगी एक केमिकल सिग्नल को, ये जनरेट करेंगी एक केमिकल सिग्नल को, दे जनरेट केमिकल सिग्नल जिसका नाम होता है इंक्रेटिन्स, जिसका नाम होता है इंक्रेटिन्स। समझेंगे पूरी बात। जैसे ही मैंने इंसुलिन दिया तो वो एक केमिकल सिग्नल को जनरेट करती है। कौन जनरेट करती है? इस इंटेस्टाइन। किसको जनरेट करेगी? इंक्रेटिन्स को जनरेट करेगी। और ये इंक्रेटिन्स क्या करते हैं? ये इंक्रेटिन तुरंत आपका इंसुलिन का रिलीज इंक्रीज कर देता है। अब भाई इंक्रेटिन है क्या, ये और नोट कर लीजिए। ये टर्म मैंने बताया यहां पे इंक्रेटिन्स। इंक्रेटिन्स क्या है तो नोट करेंगे। इंक्रेटिन्स का मतलब होता है दीज आर GLP-1, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। नोट भी कर सकते हैं आप लोग। दिस इज योर ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। या फिर ये इंक्रेटिन क्या है? दिस इज योर GIP। दिस इज योर GIP, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो बोल रहा हूं आपको। GIP इज योर ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड, या फिर VIP, वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। VIP इज योर वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। दिस इज योर VIP। तो ये तीन मैंने आपको बताया, तीनों को इंक्रेटिन्स बोला जाता है। मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं। वन इज योर GLP-1, दैट इज अ ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, ये भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। GIP, ग्लूकोज इंडिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड, ये भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगी। और एक है आपका कौन सा? VIP, मतलब वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये भी आपके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगी। तो जब भी आप ओरली रूट से ग्लूकोज देते हो तो आपके इंटेस्टाइन से, गट की सेल से केमिकल सिग्नल निकलता है जिसको बोलते हैं इंक्रेटिन्स। और ये इंक्रेटिन्स क्या करता है? इन तीनों को रिलीज करके इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, ओरली इसीलिए ग्लूकोज दिया जाता है। तो गाइस, ये आपको केमिकल रेगुलेशन मैंने आपका इंसुलिन का बता दिया है ना। ये मैंने आपका इंसुलिन का केमिकल रेगुलेशन बता दिया, केमिकली इंसुलिन का रेगुलेशन कैसे होता है। इसके बाद सेकंड नोट करेंगे न्यूरल रेगुलेशन, सॉरी हार्मोनल। पहले हार्मोनल देखेंगे, उसके बाद फिर न्यूरल देखेंगे। सेकंड नोट करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। कैसे हार्मोनल रेगुलेशन होता है इंसुलिन का, चलिए आइए देखते हैं। तो नोट कर लीजिए, पहले तीन तरीके की सेल हैं। एक है आपकी गाइस बीटा सेल, एक है गाइस आपकी अल्फा सेल, और एक है आपकी गामा मत लिखना, डेल्टा सेल। एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है आपकी डेल्टा सेल। एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है आपकी डेल्टा सेल। ये तीन तरीके की सेल प्रेजेंट है यहां पे, है ना। इसके अलावा आपकी गामा सेल्स भी होती है। गामा सेल्स भी कहीं कहीं जी सेल्स भी बोलते हैं, चाहो तो नोट कर लो। गामा सेल में, जी सेल में से गैस्ट्रिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिन रिलीज होता है।
है ना, कहीं जी सेल लिखा होगा, कहीं गामा सेल लिखा होगा। गैस्ट्रिन रीता स्टमक में होती है, उसकी यहां पे मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है मेरे को गैस्ट्रिन की यहां पे। अब ये नोट करो भाई कि जो बीटा सेल है, हार्मोनली बता रहा हूं कैसे इंसुलिन का रेगुलेशन है। जो बीटा सेल है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है भैया? इंसुलिन रिलीज हो रहा है। इज इट करेक्ट? बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन, अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन, alpha cell secrete glucagon, and delta cell it secrete a hormone called as somatostatin. It secretes a hormone called as somatostatin. तो ये तीन हार्मोन है, एक हो गया आपका कौन सा? बीटा सेल, एक हो गया आपका अल्फा सेल और एक हो गया आपका कौन सा? डेल्टा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो रहा है, अल्फा सेल से कौन सा? ग्लूकागॉन, और डेल्टा सेल से कौन सा? सोमेटोस्टेटिन। अब मुझे बस ये समझना है कि भाई इंसुलिन को कौन कैसे रेगुलेट कर रहा है। तो एक चीज नोट कर लीजिए कि ग्लूकागॉन है, जो अल्फा सेल है, ये हमेशा स्टिमुलेट करेगी, चाहे वो इंसुलिन हो चाहे वो सोमेटोस्टेटिन हो। प्लस लगा दिया, प्लस मतलब स्टिमुलेट करेगा। नोट करो पहले इतना। मैंने क्या बोला कि जो बीटा सेल है जो इंसुलिन को रिलीज कर रहा था, that is stimulated by a hormone called as glucagon that is released by your alpha cell. In the same way, somatostatin that was secreted by delta cell, it is also stimulated by glucagon that is released by alpha cell. दूसरी चीज, somatostatin लिखा है तो गौर करोगे स्टेटिन के लास्ट में क्या है? इन। स्टेटिन की स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ है? इन। इनका मतलब होता है इनहिबिशन। इनका मतलब क्या होता है? इनहिबिशन। मतलब ये हो गया कि सोमेटोस्टेटिन दोनों को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो नोट कर लीजिए, सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट ग्लूकागॉन एज वेल एज सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट इंसुलिन रिलीज। सोमेटोस्टेटिन जो होते हैं वो इंसुलिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इंसुलिन का सोमेटोस्टेटिन में कोई इफेक्ट है, तो नोट करना नो इफेक्ट। इंसुलिन का सोमेटोस्टेटिन पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता, बट इंसुलिन इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो कि आपके ग्लूकोज को रिलीज करता है। क्लियर हुआ? ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को रिलीज करता है। तो गाइस ये मैंने आपको ये बताया कि हार्मोनली कैसे रेगुलेट हो रहा है आपका इंसुलिन। बस इस डायग्राम को आपको याद करना है, इसी डायग्राम को आप अपना नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ये आपका हो गया हार्मोनल रेगुलेशन। और लास्ट में आता है आपका कौन सा? न्यूरल रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बन जाता है क्वेश्चन। ये लास्ट पार्ट है आपका रेगुलेशन का, तो यहां से बन जाता है आपका क्वेश्चन। और क्या बनता है समझेंगे। पहले तो नोट करेंगे रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन में न्यूरल के अंदर की दो आइलेट होती है ना लैंगरहैंस सेल की, दे आर रिचली सप्लाइड बाय, मैंने देता हूं चलिए, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर रिचली सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब जो लैंगरहैंस की जो आइलेट हैं उनमें सिंपैथेटिक सिस्टम या सिंपैथेटिक सिस्टम में लिख के मैं नर्व्स लिखूं तो ज्यादा बेटर है, या रिचली सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व से वो सप्लाई होती है। अब बात जब सिंपैथेटिक सिस्टम की आ गई तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहां पर अल्फा रिसेप्टर की भी बात होगी और यहां पर बीटा रिसेप्टर की भी बात होगी। बिल्कुल। और गाइस यहीं से बन जाता है क्वेश्चन। मैंने क्या बोला कि यहां पर अल्फा सेल की भी बात होगी, यहां पर बीटा सेल की भी बात होगी और यहीं से बन जाता है क्वेश्चन। तो नोट करेंगे कि अल्फा सेल की क्या बात हो रही है और बीटा सेल की क्या बात हो रही है। बात ये हो रही है कि अगर स्टिमुलेशन हो रहा है, अगर स्टिमुलेशन हो रहा है अल्फा 2 रिसेप्टर का, तो इंसुलिन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर अगर स्टिमुलेशन हो रहा है बीटा 2 रिसेप्टर का, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये दो पॉइंट्स हैं कि अगर अल्फा 2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इंसुलिन पर, और बीटा 2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन है तो उससे उसके इंसुलिन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नोट करेंगे अगर अल्फा 2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में
इंसुलिन का रिलीज कम होगा बिकॉज इट विल इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेज ऑफ बीटा सेल। बीटा सेल पर जो एडिनाइल साइक्लेज प्रेजेंट है उस एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा अल्फा 2 रिसेप्टर के स्टिमुलेशन वाले ड्रग, और उससे क्या होगा, इंसुलिन का जो सीक्रेशन है, इंसुलिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। या इसको मैं घुमा के ये भी बोल सकता हूं कि अल्फा 2 एगोनिस्ट इंसुलिन के रिलीज को कम करते हैं। समझ में आ गया ना? यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरेक्शन है ड्रग्स का। अल्फा 2 एगोनिस्ट इंसुलिन के रिलीज को कम करते हैं। अगर मैं बीटा 2 रिसेप्टर की बात करूंगा तो यहां नोट करेंगे बीटा 2 क्या करेगा, ये इंसुलिन को इंक्रीज करता है। मतलब अगर बीटा 2 स्टिमुलेट होगा तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा। या ऐसे नहीं तो ऐसे याद कर लेना, ब से होता है बीटा और बा से होता है बढ़ाना। ठीक है, मतलब बीटा और 2 हो रहे